हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर। महाराष्ट्र की पूरी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स रही है और किन पार्टियों का महाराष्ट्र में जो है वो दबदबा रहा है और किस तरह से जो है ना वो दल बदल जो है हो रहा है पूरी इंडिया में। कैसे जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं एक एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं और किस तरह से ये चीज़ें जो दल बदल है वो काम कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर भी। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना, पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिस मत करना, रेगुलरली इनको देखना। डेली मेरा रात को वीडियो अपलोड होता है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, इसकी आपको पीडीएफ दे दूंगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा आपके लिए। तो एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से एक दो बार रीड करना ताकि आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट है वो हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। डेसिफरिंग महाराष्ट्रास डिफेक्शंस इट्स पॉलिटिक्स। डेसिफरिंग का मतलब होता है समझना, डेसिफर करना, समझना या फिर रीड करना। तो जो महाराष्ट्र की डिफेक्शंस हैं, डिफेक्शंस का मतलब होता है जो दल बदल हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसको समझेंगे, डेसिफर करेंगे और उसकी पॉलिटिक्स को समझेंगे। इट्स पॉलिटिक्स मतलब रीड करना या समझना, उसको बोलते हैं डेसिफरिंग। तो डेसिफरिंग महाराष्ट्रास डिफेक्शंस या फिर पॉलिटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? द इशू ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस टिपिकली टेक सेंटर स्टेज एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन लाइफ ऑफ ए पॉलिटी। तो ये जो डिफेक्शंस होती हैं ना, दल बदल होना, एक पार्टी का जो है मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर रिज़ाइन कर देते हैं, ये क्या है? टिपिकली का मतलब क्या होता है? मतलब यूजुअली, ज़्यादातर ये एक सेंटर स्टेज होती है, एक पर्टिकुलर मोमेंट होती है लाइफ में। किसकी? पॉलिटी के, मतलब जो राजनीति होती है उसकी लाइफ में एक पर्टिकुलर मोमेंट होती है। This is the intervening period of transition when an old system of political dominance gives way to a new one। तो ये जो है ना एक इंटरवीनिंग पीरियड है। इंटरवीनिंग मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब हस्तक्षेप हो रहा है, जिसमें जो है ना मतलब कोई क्या बोलते हैं, इंटरवीन करना, मतलब किसी चीज़ में हाथ डालना, हस्तक्षेप करना। तो एक ट्रांजिशन का पीरियड है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज का पीरियड है, जब एक ओल्ड पॉलिटिकल जो सिस्टम है जो कि डोमिनेट्स था वो एक न्यू वन को जो है वो जन्म दे रहा है, जिसमें काफ़ी डिफेक्शंस हो रही हैं, दल बदल हो रहे हैं। In Maharashtra, the era of Congress dominance, which had weakened by the 1990s, sputtered to an end in 2014। तो जो महाराष्ट्र के अंदर जो एक एरा था कांग्रेस डोमिनेंस का, जिसमें कांग्रेस डोमिनेट करती थी, जो कि वीक हो गया था, मतलब कमज़ोर हो गया था जब 1990s में इलेक्शन हुई थी। स्पटर्ड टू एन एंड इन 2014। स्पटर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम धूम धड़ाके से ना ये ख़त्म हो गया 2014 में जो कांग्रेस का एरा था। स्पटर्ड का मतलब होता है एकदम धूम धड़ाके से ख़त्म होना। Yet the Bharatiya Janata Party has not been quite able to take over the reins from the Congress Nationalist Congress Party combined। लेकिन फिर भी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है ना, येट का मतलब होता है अभी तक वो जो है वो मतलब पूरा जो कंट्रोल है ना, रेंस का मतलब क्या होता है? रेंस का मतलब होता है कंट्रोल। तो जो कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस एनसीपी और कांग्रेस का जो कंबाइन है, जो गठबंधन है ना, उससे अभी भी बीजेपी जो है वो पूरा कंट्रोल नहीं ले पाई है। यही लिखा हुआ है दैट दी भारतीय जनता पार्टी हैज़ नॉट बीन क्वाइट एबल टू, मतलब अभी तक वो एबल नहीं हुई है, पूरा कंट्रोल वो नहीं ले पाई है। एनसीपी और कांग्रेस का अभी भी वहाँ पे गठबंधन रहता है। गिवन द एटीट्यूड ऑफ लोकल एलाइट्स इन रीजन सच एज वेस्टर्न महाराष्ट्र लीडिंग टू ए केओटिक डेकेड ऑफ एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो। एट्रिशन का मतलब होता है मतलब संघर्ष होना, बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह होना, रगड़ा होना, या फिर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना। तो जो वहाँ के लोकल एलाइट्स हैं, एलाइट्स मतलब वहाँ की जो अपर कास्ट हैं, जो अमीर वर्ग है उस रीजन में, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, उससे क्या हुआ है ना, एक केओटिक डेकेड निकला है। मतलब जो 10 साल का पीरियड था ना वो एकदम मतलब केओटिक था। केओटिक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे ड्रामे हुए हों, वो जो बहुत खतरनाक पीरियड हो। एट्रिशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ है।
अपनी जो पॉलिटिकल जो है पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक गवर्नमेंट बनाने के लिए। वेदर द ड्रामेटिक स्विच ऑफ द अजीत पवार एनसीपी फैक्शन टू द एनडीए सिग्नल्स द बर्थ पैंक्स ऑफ ए न्यू एरा ऑफ बीजेपी डोमिनेंस और इज मेयरली ए कॉन्टिंजेंट ट्रूस रिमेन्स टू बी सीन। तो अभी आपको पता है जो अजीत पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, उसने एनडीए को ज्वाइन कर लिया, मतलब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे जो है वो बीजेपी और इनका गठबंधन हो गया, एक नई गवर्नमेंट बन गई। तो ये जो ड्रामेटिक स्विच हुआ है एनसीपी का, जब उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया है, ये सिग्नल करता है, मतलब ये एक सिग्नल दे रहा है, एक जन्म हुआ है नया एरा बीजेपी की डोमिनेंस का, या फिर और इस मेयरली का मतलब होता है केवल, या फिर ये सिर्फ एक कॉन्टिजेंट ट्रूस है। ट्रूस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा विराम होना, किसी चीज़ में थोड़ा सा अंतर होना, मतलब जैसे युद्ध विराम होता है ना, तो या फिर सिर्फ ये कॉन्टिजेंट का मतलब होता है जो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड करे। तो या फिर ये एक सिर्फ छोटा सा विराम पीरियड है, ये अभी हमें देखना होगा, रिमेन्स टू बी सीन, ये हमें अभी आगे पता चलेगा। अब हम लोग स्टेट लेवल पे फोकस करेंगे। द बीजेपी सिंगुलर मेजॉरिटी एट ए नेशनल लेवल सिंस 2014 हैज़ वेटेड इट्स डिज़ायर फॉर स्टेट लेवल डोमिनेंस इन ए नंबर ऑफ स्टेट्स। तो बीजेपी आपको पता है सिंगुलर पार्टी थी नेशनल लेवल में 2014 में, और इससे क्या हुआ, उसके जो वेटेड का मतलब होता है बढ़ाना, उसने अपने डिज़ायर बढ़ा लिए स्टेट लेवल डोमिनेंस के लिए कुछ स्टेटों में। द सक्सेस ऑफ दिस वेरियस स्टेट्स कैंपेन्स हैज़ सीन predicated to a large extent on an array of mass defections from east while ruling or primary opposition parties। ईस्ट वाइल का मतलब क्या होता है? जो पुरानी, जो पहले मतलब डोमिनेट करता हो उसको बोलते हैं ईस्ट वाइल, मतलब पुराना, पास्ट का। तो ये जो सक्सेस मिली ना कुछ स्टेटों में बीजेपी को, ये मतलब कैंपेन्स की वजह से, ये हैज़ बीन प्रेडिकेटेड का मतलब होता है स्थापित करना। ये किस तरीके से सक्सेस मिली इनको, किस तरीके से स्थापित हुई? टू ए लार्ज एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जो था, किसकी वजह से ये सक्सेस मिली? मास डिफेक्शंस की वजह से, मतलब दल बदल बहुत ज़्यादा हुआ, खरीद फरोख्त जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई। अगर हम लोग जो पुरानी रूलिंग पार्टी थी, ईस्ट वाइन रूलिंग पार्टी थी, या फिर जो प्राइमरी अपोजिशन पार्टीज़ थी, उनके मेंबर्स को या तो खरीद लिया गया या फिर उन्होंने डिफेक्शन कर लिया, दल बदल लिया। तो इसकी वजह से बीजेपी को जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। दी वोलाटाइल का मतलब होता है जो कमज़ोर हो। दी वोलाटाइल पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न आपको पता है जो अपनी असम वगैरह जो स्टेट आ गई, तो ये जो इनकी वोलाटाइल पॉलिटिक्स है, वोलाटाइल मतलब जो स्थिर ना हो, डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल एड, और ये ज़्यादा डिपेंड करती है जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट रहती है उसकी हेल्प पे डिपेंड करती है। एड का मतलब होता है हेल्प। फेल टू दिस ट्रेंड द अर्लीस्ट, वो सबसे ज़्यादा इस ट्रेंड में फंसी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दल बदल हुआ। The BJP became the ruling party in Assam in 2016 following key defections from the Assam Gana Parishad and the ruling Congress। तो बीजेपी एक जो है ना एक रूलिंग पार्टी बनी असम के अंदर, किसकी वजह से? वहाँ पे एक डिफेक्शंस हुई, जो वहाँ का गाना परिषद था और वहाँ की जो रूलिंग कांग्रेस थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दल बदल हुआ, उसके बाद बीजेपी जो है वो पावर में आ गई। दिस वॉज द मॉडल ऑफ रैपिड पार्टी एक्सपेंशन बिल्ट ऑन द डिफेक्शंस ऑफ लीडर पर्टिकुलरली फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट क्लासेस। तो ये जो था ना एक मॉडल है रैपिड पार्टी एक्सपेंशन का, मतलब किस तरह से अपनी पार्टी बनानी है हर स्टेट में, और ये किसके ऊपर बना हुआ है? जो डिफेक्शंस होती हैं लीडर की, जो एक पर्टिकुलर क्लास को या फिर कास्ट को बिलोंग करते हैं, विच वॉज लेटर यूज्ड इन त्रिपुरा में भी इसी मॉडल को यूज़ किया गया, एंड दी वाइडर नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की भी बहुत सारी स्टेट में ऐसे ही दल बदल जो है वो डिफेक्शंस हुई। In Arunachal Pradesh in 2016, almost the entire state unit of Congress, 44 out of the 45 MLAs, including the Chief Minister Pema Khandu, defected overnight to an NDA ally and shortly thereafter to BJP। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। 2016 में लगभग 45 एमएलएस में से 44 जो एमएलएस थे ना, उसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, वो उन्होंने अपना दल बदल लिया, वो डिफेक्टेड हो गए ओवरनाइट और वो एनडीए में चले गए, जो एनडीए मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा जो है वो खरीद फरोख्त जो है वो होती है। दस द स्प्लिट ऑफ द एनसीपी इन महाराष्ट्र नाउ इज़ बेटर अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। तो अभी जो स्प्लिट हुआ है, मतलब जो अलग अलग वर्गों में जो है एनसीपी जो है वो बट गई है, जो वहाँ के अजीत पवार जो हैं, शरद पवार, ठीक है, उनका मतलब जो अंकल हैं, उनकी जो पार्टी है उसका जो स्प्लिट हुआ है ना, उसको हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी समझ सकते हैं। सच ए मूव्स इनेबल अस टू मूव बियॉन्ड द इमीडिएट प्लेन ऑफ कॉन्टिजेंट फैक्टर्स सच एज लीडरशिप सक्सेशंस एंड कोएसिव मैडलिंग ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। तो ये जो मूव हुआ है, जो एनसीपी वहाँ पे स्प्लिट होकर बीजेपी में शामिल हुई है महाराष्ट्र में, ये जो मूव हुआ है ना, ये हमें इनेबल करता है, मतलब हमें योग्य बनाता है कि हम लोग
मूव करें बियॉन्ड द इमीडिएट प्लेन ऑफ कॉन्टीजेंट फैक्टर। कॉन्टीजेंट फैक्टर वो होते हैं जो मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो तो वो आपके कॉन्टीजेंट फैक्टर्स हैं। तो ये हमें बताते हैं कि हम लोग जो है ना कॉन्टीजेंट फैक्टर के बाहर भी सोच सकते हैं, जैसे लीडरशिप सक्सेशन हो गया, जैसे लीडरशिप बदलती है, या फिर जो कोएर्सिव मेडलिंग है सेंट्रल एजेंसीज की। कोएर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुली किसी चीज़ को जो है ना मतलब फोर्स करना सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर बना के, और मेडलिंग का मतलब होता है इंटरफेयर करना। तो उसकी वजह से भी जो है वो दल बदल होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्टीजेंट फैक्टर की वजह से दल बदल होते हैं, मतलब अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड है तो उसकी वजह से ही दल बदल हो रहा है। हम इसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं, सेंट्रल एजेंसीज का भी प्रेशर रहता है, और कोएर्सिव मतलब फोर्सफुली मेडलिंग होती है, इंटरफेरेंस होती है। इट विल ऑल्सो हेल्प explain the split of the NCP and the Shiv Sena in terms of evolving structural dynamics of Maharashtra politics। और ये हमें इस तरीके से भी हेल्प करेगा कि जिस तरह से स्प्लिट हुआ है एनसीपी का और शिव सेना का इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर डायनेमिक्स ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, और किस तरह से इवॉल्व हुई है महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हुई है। द नेशनल कॉन्टेक्स्ट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र लाइक द पॉलिटिक्स ऑफ असम डीपली इंटरसेक्ट विद द स्लो मूविंग टेरेन ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। तो ये जो नेशनल कॉन्टेक्स्ट है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें नेशनल हिसाब से देखना पड़ेगा कि सेंट्रल में कौन सी पार्टी है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है ना महाराष्ट्र की सेम असम की पॉलिटिक्स की तरह वो इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है। हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है। जो नेशनल पॉलिटिक्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है, स्थान है। टेरेन का मतलब होता है स्थान। दिस हैज़ प्रोवाइडेड द स्टेट विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सेंट्रल जो है वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अंडर रिटन बाय द हेगोमनी ऑफ द डोमिनेंट फॉर्मिंग कास्ट ऑफ द मराठा कुंबीज एंड बोल्स्टर्ड विद द सपोर्ट ऑफ लार्जली सिंपैथेटिक सेंटर। तो इससे क्या है ना, ये तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि अंडर रिटन है, जो कि हैगमनी का मतलब होता है किसी दूसरे वर्ग को कंट्रोल करना। तो वहाँ के जो डोमिनेंट फॉर्मिंग कास्टिस हैं जैसे मराठा कुंबीस हो गई, तो वो कंट्रोल करते हैं दूसरी कास्टिस को। एंड बोल्स्टर्ड का मतलब होता है और गति होना, तेज होना। और वहाँ के जो सिंपैथेटिक सेंटर है उससे भी उनको हेल्प मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास has suggested that the traditional Congress system, the model of informal accommodation of diverse constituencies within the party, has survived perhaps the longest in Maharashtra। तो जो हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है सुहास, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ट्रेडिशनल कांग्रेस सिस्टम था, जो एक मॉडल था अकोमोडेशन का, जहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को अकोमोडेट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, मजबूत किया जाता था पार्टी के अंदर, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइव किया था। कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा देर महाराष्ट्र में रही थी। अंटिल 2014 द कांग्रेस पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर द ऑलमोस्ट। तो 2014 से पहले कांग्रेस ने लगभग पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद लगभग कांग्रेस ने ही वहाँ पे रूल किया था। द स्टेट रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड बाय द आइडियोलॉजिकल चैलेंज ऑफ द मंडल रिवोल्यूशन विच रीशेप द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो जो स्टेट थी ना उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं पड़ा था जो आइडियोलॉजिकल चैलेंज थे। आइडियोलॉजिकल मतलब होता है जो जिसको आप जिन आदर्श को आप फॉलो करते थे। जब मंडल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, मंडल कमीशन आया था, तो ओबीसी को जो है वो आरक्षण मिला था, और जिसने रीशेप किया था जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स थी। द ओनली सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन वॉज द 3 ईयर पीरियड बिटवीन 1995 टू 1998 व्हेन द एनडीए अलायंस कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो इसमें सिर्फ थोड़े 2-3 साल ही जो है वो एनडीए गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका रूल रहा था। वो थी 1995 से लेकर 1988 तक, और इस टाइम पे बीजेपी सेंट्रल भी पावर में थी। दिस शॉर्ट लिव्ड abortive transition in state politics also coincided unsurprisingly with a hazy period of national transition marked by the NDA coalition ascent to power at the national level। वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो 3 साल का पीरियड था, 3-4 साल का पीरियड था। एबोटिक का मतलब भी आप लिख सकते हो, एबोटिक का मतलब होता है मतलब अधूरा। इसमें बहुत सारे अलायंस हुए थे और एक ट्रांजिशन पीरियड था स्टेट पॉलिटिक्स में, और इसके साथ एक हेजी पीरियड भी, मतलब एक छोटा सा पीरियड भी जो है वो रहा था, जिसमें बीजेपी जो एनडीए कोएलिशन हुआ था, गठबंधन हुआ था, और बीजेपी जो है वो नेशनल लेवल पे भी जो है वो पावर में आई थी। महाराष्ट्र पॉलिटिकल इकोनॉमिक एज फैक्टर, जो महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना वो भी एक फैक्टर की तरह हम उसको देख सकते हैं। द रीज़न बाय नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिक्स मूव इन लॉकअप इन महाराष्ट्र हैज़ मच टू डू विद इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो रीज़न देखो, पहले 2014 से पहले सेंट्रल में भी कांग्रेस थी और महाराष्ट्र में भी स्टेट में भी
कांग्रेस ही रूल करती थी। और 2014 के बाद जब बीजेपी पावर में आई है तो बीजेपी भी जो है वो वहाँ पे रूल कर रही है, किसी ना किसी तरीके से गठबंधन बना के महाराष्ट्र में रूल कर रही है। तो मतलब इससे साफ पता चलता है कि नेशनल जो पॉलिटिक्स रहती है ना, उसका स्टेट पॉलिटिक्स पे बहुत फैक्टर रहता है महाराष्ट्र में। तो वही लिखा हुआ है, द रीज़न बाय नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिक्स मूव इन लॉकअप इन महाराष्ट्र। मतलब नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स, जो नेशनल में गवर्नमेंट रहेगी वही स्टेट में गवर्नमेंट क्यों रहती है, हैज़ मच टू डू विद इट्स पॉलिटिकल इकनॉमी। इसका लेना देना उसकी पॉलिटिकल इकनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। द स्टेट हैज़ नॉट इवॉल्व ए रीजनल बिजनेस एलाइट लाइक इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये जो स्टेट है ना, इसने इवॉल्व नहीं किया है। मतलब इवॉल्व का मतलब होता है कुछ चेंजेस आना या फिर प्रगति करना। तो जो वहाँ के रीजनल बिजनेस एलाइट है ना, जैसे तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, उन्होंने स्टेट ने उनको ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, ज़्यादा चेंज नहीं किया है। इंस्टेड द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकनॉमी आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय पान इंडिया बिजनेस एलाइट। अगर हम लोग इकनॉमी की सबसे ज़्यादा हाइट जो है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, जो वहाँ की पान इंडिया बिजनेस एलाइट है, कंपनी है। जर्नलिस्ट हरीश डोमोडन इन हिज बुक इंडियाज़ कैपिटलिस्ट कास्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन ए मॉडर्न नेशन, उन्होंने क्या कहा था, ड्रू ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पैटल्स एंड मराठास। उन्होंने एक मतलब डिफरेंस बताया था पैटल्स के बीच में। पैटल्स ये क्या है, एक वर्ग है, एक कास्ट है, कहाँ का, गुजरात का, और मराठास का। मराठा आपको पता है कास्ट है किसकी, महाराष्ट्र में। तो इन दोनों में उन्होंने डिफरेंस बताया था। द डोमिनेंट एग्रेरियन कास्ट इज इन गुजरात, एग्रेरियन मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ देयर अपवर्ड मोबिलिटी। तो उन्होंने किस टर्म में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था, जो वहाँ की एग्रेरियन कास्टिस है, मतलब जो खेती बाड़ी करती हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, उनकी मतलब ग्रोथ कैसे हुई, उनकी ट्रैजेक्टरी जो है, उनकी शेप जो है वो कैसे अपवर्ड मूव हुई, इनमें डिफरेंस बताया था। वाइल पैटल्स हैव मूव्ड ओवर द लास्ट 3 decades फ्रॉम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स टू मॉडर्न अर्बन सेक्टर्स सच एज फाइनेंस एंड पेट्रोकेमिकल्स, द मराठास हैव लैग्ड बिहाइंड। तो जो पैटल्स हैं वो मूव किए पिछले, अगर 3 डेकेड से बात करें तो वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से उन्होंने मूव किया और वो मॉडर्न सेक्टर में आगे, अर्बन सेक्टर में आगे, जैसे फाइनेंस हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया। लेकिन जो मराठास थे ना, वो पीछे रह गए, ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देयरफॉर द एनसीपी एंड द शिवसेना हैव डिसअवॉल्व द और ए प्रोनाउंस रीजनल एजेंडा। इसीलिए जो एनसीपी है और जो शिवसेना है ना, उन्होंने डिसअवॉल्व कर दिया। डिसअवॉल्व का मतलब होता है डिनाई कर देना, इग्नोर कर देना या फिर इनकार कर देना। एक प्रोनाउंस्ड मतलब एक क्लियर जो रीजनल एजेंडा था उसको डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसीलिए इंस्टेड रीजनल पार्टीज अटेम्प्ट टू को ऑप्ट द नेशनल बिजनेस एलाइट। तो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ थी महाराष्ट्र की, उन्होंने को ऑप्ट मतलब मिलके काम करने की कोशिश की जो वहाँ के नेशनल बिजनेस एलाइट हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड इन ऑर्डर टू प्रेडिक्टिवली डाइवर्ट स्टेट रिसोर्सेज एज ए पैट्रोनेज इनटू रूरल कोऑपरेटिव्स एंड एलाइट सेक्टर्स। और उन्होंने क्या किया, डाइवर्ट करने के लिए जो स्टेट रिसोर्सेज है उनको एक हेल्प की तरह, पैट्रोनेज मतलब होता है हेल्प करना, असिस्टेंट की तरह काम करने के लिए उनको रूरल कोऑपरेटिव्स में और एलाइट सेक्टर्स में बदल दिया। Therefore, Ajit Pawar in the battle with his uncle Sharad Pawar for control of the NCP has age on his side as well as political history। तो वहाँ के जो अजीत पवार हैं, जो जिनके अंकल हैं शरद पवार, और उनके बीच में जो झगड़ा है कि एनसीपी को कंट्रोल करेगा, अभी तो एज भी उनके साइड है। अजीत पवार जो है वो यंग हैं और शरद पवार जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी उन्हीं का नाम लेती है। वन कैन सी इन जूनियर्स पवार स्कोप ए रीप्राइज ऑफ 1978 और 1919 व्हेन शरद पवार फॉर्म्ड ए ब्रेक अवे कांग्रेस ड्यूरिंग द कांग्रेस स्पेल इन द पॉलिटिकल वाइल्डनेस एट द नेशनल लेवल। तो शरद पवार जो हैं, जो जूनियर पवार हैं, उनका भी वैसा ही कोप दिखता है। कोप का मतलब क्या होता है, मतलब डोमिनेंस दिखती है, जैसे 1978 1999 में थी, जब शरद पवार ने एक ब्रेक अवे कांग्रेस को फॉर्म किया था ड्यूरिंग जब कांग्रेस पावर पार्टी में थी और नेशनल लेवल पे। मोर प्रिसाइसली अजीत पवार्स डिसीजन टू जॉइन फोर्सेस विद नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी एकोज शरद पवार्स मूव टू मर्ज हिज कांग्रेस इनटू द राजीव गांधी लेड कांग्रेस इन 1986। तो अगर हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझेंगे, प्रिसाइसली समझेंगे, तो जो अजीत पवार का डिसीजन है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला दिया है, ऐसा ही मूव शरद पवार ने किया था जब वो मोर्च हुई थी कांग्रेस के साथ 1986 में। मच लाइक द एनसीपी द कांग्रेस मेड हिज कैलकुलेटेड मैन्योर डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द स्टेट। तो जैसे एनसीपी ने ट्रिक खेला है, वैसे ही कांग्रेस ने एक कैलकुलेटेड मैन्योवर की खेला था। मतलब एक मैन्योवर का मतलब होता है एक ट्रिक खेलना, एक चालाकी से
हालांकि वो एक लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी स्टेट में। आल्सो इन बोथ केसेस द क्रॉफ्टी पवार्स हिस्ड देयर पॉलिटिकल फ्यूचर इन द प्रिंसिपल रूलिंग पार्टी विच आल्सो कमांडेड ए फॉर्मिडेबल मेजॉरिटी एट द सेंट्रल लेवल। दोनों केसेस में जो क्राफ्टी का मतलब होता है जो चालाक पवार थे, 1986 में शरद पवार थे और अभी अजीत पवार है, उन्होंने जो पॉलिटिकल फ्यूचर है प्रिंसिपल वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया। जैसे बीजेपी पार्टी है जो कि सेंट्रल में भी उसका फॉर्मिडेबल मतलब एक स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी है सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। उस टाइम पे शरद पवार ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और कांग्रेस पार्टी जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी थी, और अभी अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और बीजेपी अभी जो है वो सेंट्रल में है। In fact, it was this voluntary vacation of the opposition space that allowed the Shiv Sena to expand their in rural Maharashtra, channeling discontent against as entrenched establishment. तो क्या लिखा हुआ है? इनफैक्ट जो एक वॉलंटरी वेकेशन है अपोजिशनल स्पेस का, ठीक है, मतलब अपोजिशन में अभी अभी अपोजिशन पार्टी कौन होगी, वो एक स्पेस बना हुआ है जो कि अलो करता है शिवसेना को कि वो एक्सपैंड करे अपने आप को रूरल महाराष्ट्र में और चैनलिंग डिसकंटेंट अगेंस्ट एन एंट्रेंच्ड एस्टेब्लिशमेंट। एंट्रेंच्ड मतलब जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ डिसकंटेंट दिखाए। बाल ठाकरे शिवसेना सर्ज्ड फ्रॉम ए सिंगल सीट इन 1980 टू 52 सीट्स इन 1980, अमेजिंग एज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी। जो बाल ठाकरे की शिवसेना थी उसको सिंगल सीट मिली थी 1980 में, फिर उसके बाद 52 सीट मिली 1990 में, और उसने फिर एक इम्पॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी वहाँ की बन गई। द सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ द एनसीपी मस्ट लाइक द कांग्रेस एट द टाइम फंक्शन एज ए पावरफुल कॉन्स्टेंट ऑन द पार्टी। तो जो सोशियोलॉजिकल बेस है मतलब जो उसकी नींव है एनसीपी की, वो कांग्रेस की तरह ही जो उस टाइम पे कांग्रेस थी वो एक पावरफुल कॉन्स्टेंट है पार्टी के लिए, एक इम्पॉर्टेंट उसका हिस्सा है, ठीक है, उसको अपोज करने में काम करती है। इन 1977 स्कॉलर डोनाल्ड 1977 में जो स्कॉलर डोनाल्ड है रोजेंथल रोट, उन्होंने लिखा था ऑफ द एक्सपेंसिस अलाइट ऑफ महाराष्ट्राज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र ड्राइंग पॉलिटिकल कंट्रोल फ्रॉम ए कॉलोनिलाइजेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या लिखा था, जो एक्सपेंसिव मतलब जो एक्सपैंड कर रहे हैं एलाइट जो उच्च वर्ग है मराठा वेस्टर्न महाराष्ट्र का, और वो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है ले रहे हैं फ्रॉम ए कॉलोनिलाइजेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द एनसीपी पॉलिटिकल सपोर्ट स्टिल रिमेन्स रूटेड टू दिस रूरल इकोनॉमिक बेस, कंसोलिडेटिंग द मराठा एलाइट्स इनटू पॉलिटिकल नेटवर्क्स एंड देन लिंकिंग देम टू ए मास वोटर बेस इवन एज द अर्बन इकोनॉमिक लैंडस्केप हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द लास्ट 5 decades। तो आगे क्या लिखा हुआ है, The NCP's political support still remains rooted to this rural economic base। जो NCP की political support है ना वो अभी भी जो है ना रूरल जो वहाँ का जो गांव वर्ग है उसके इकोनॉमिक बेस पे जो है वो डिपेंड करती है। कंसोलिडेटिंग दी मराठास एलाइट्स इनटू पॉलिटिकल नेटवर्क्स, वो कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट का मतलब होता है जोड़ना या फिर मजबूत करना। जो मराठा एलाइज हैं उनको पॉलिटिकल नेटवर्क में लाती है एंड देन लिंकिंग देम टू ए मास वोटर बेस, और फिर उनको लिंक करती है जो वहाँ के मास वोटर हैं। इवन एज दी अर्बन इकोनॉमिक लैंडस्केप हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ओवर दी लास्ट 5 decades। हालांकि जो वहाँ के अर्बन जो वहाँ के अर्बन वर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं पिछले, अगर हम लोग 5 decades की बात करेंगे तो वहाँ के जो अर्बन इकोनॉमिक लैंडस्केप हैं मतलब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाता है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं। द शुगर कोऑपरेटिव ऑफ महाराष्ट्र एज दामोदर रोट आर सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स हेडेड बाय द पावरफुल chieftains who followed dynastic lineages to durably embedded themselves in the local politics. This is a decentralized confederacy, not a command and control structure। तो ये पूरी क्या है, एक कॉन्फिडरेसी है। कॉन्फिडरेसी का मतलब क्या होता है, एक मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है गांव तक जो है जो वो चीज़ें पहुंची हुई हैं, एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जैसे सेंटर में गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट में गवर्नमेंट है, उसके बाद जो पंचायत वगैरह में जो गवर्नमेंट रहती है, तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ना कि एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस ऑफ द एनसीपी कॉन्स्टिट्यूट्स ए मेजर रीजन बाय द पार्टी हैज़ मेल्टेड अवे इनटू द एनडीए कैंप। तो जो उनका इनफॉर्मल मतलब एकदम कोई फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस है एनपीसी का, एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो एक एनडीए में चली गई है। वाइल द शिवसेना इज़ इन कंपैरिजन हैज़ प्रूव्ड मोर रिसिलियंट। लेकिन जो शिवसेना है ना उसने अपने आप को मोर रिजिलियंट दिखाया, मतलब ज़्यादा मजबूत दिखाया है। रिजिलियंट का मतलब होता है पावरफुल, मजबूत दिखाना। पॉलिटिकल साइंटिस्ट
यार ये हैड कोडेड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस पार्टीज इनटू 3 ब्लॉक्स। तो मतलब 3 ब्लॉक्स में पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बांटा हुआ है। एक तो वीकली ऑर्गेनाइज जो कमज़ोर है, एक मॉडरेटली मतलब जो साधारण है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज पार्टीज़ हैं। द रेलिवेंट पैरामीटर्स और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, गवर्निंग चैनल्स, अपवर्ड मोबिलिटी, लिंकेजेस टू एन एक्टिविस्ट बेस्ड एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बिटवीन इलेक्शंस अमंग अदर्स। तो जो रेलिवेंट पैरामीटर्स हैं मतलब जो आकार हैं वो क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब एकदम फॉर्मल होना चाहिए, ना कि इनफॉर्मल हो, ठीक है। और वो कैसे अपवर्ड मूव किया है उसने, और उसके जो हैं वो कैसे एक्टिविस्ट बेस्ड है, और उसकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसी होती है इलेक्शंस के बीच में, तो ये वहाँ के पैरामीटर्स हैं। उस तरह से पार्टी को बांटा गया है। इन देयर कैलकुलेशंस द शिवसेना हैड मूव फ्रॉम ए पार्टी दैट वाज स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज पार्टी टू दैट वाज मॉडरेटली ऑर्गेनाइज। तो शिवसेना जो है ना पहले एक स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज थी, उनका ये कहना है, और उसके बाद वो एक मॉडरेटली मतलब एक साधारण ऑर्गेनाइज पार्टी बन गई है उसके पूरे लाइफ साइकिल में। In contrast, NCP 1999 and 2004 has been coded as a weakly organized party। और 1999 और 2000 के बीच में जो जो NCP है वो एक वीकली ऑर्गेनाइज पार्टी बन गई है। द शिवसेना ऑफ उद्धव ठाकरे हैज़ रिटेन टू ए लार्ज एक्सटेंट इट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस इन लार्ज अर्बन एरियाज सच एज मुंबई, नासिक एंड पुणे। तो इन एरियाज़ में शिवसेना ने जो है ना एक अच्छा अपना दबदबा बनाया हुआ है। द पार्टी हैज़ ए हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग लिंकिंग affiliated bodies of urban workers and a large activist base dotting numerous party shakas to the क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। तो ये जो पार्टी है ना इसमें हायरार्चिकल सिस्टम है, मतलब पहले उद्धव ठाकरे बहुत बड़ा नाम था, सॉरी जो बाला साहब ठाकरे हैं, तो इसमें हायरार्चिकल सिस्टम चल रहा है, मतलब जनरेशन का सिस्टम चल रहा है। और इन्होंने काफ़ी अच्छे लिंकेजेस बनाए हुए हैं अर्बन वर्कर्स के साथ, और इनका जो है ना एक मतलब सुप्रीम लीडर की वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दी ठाकरेज नॉट ओनली क्लोजली कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग बट आल्सो इवोक ए पॉपुलिस्ट इमोशनल अपील अमंग द बेस ऑफ द पार्टी। तो ठाकरे जो है ना वो पूरी पार्टी के डिसीजन भी लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम भी करते हैं, अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करते हैं किसको अपॉइंट करना है, और जो अपील है वो भी वही करते हैं जो पार्टी के वर्कर्स रहते हैं। Consider the limited number of municipal corporations that have shifted to the Eknath Shinde Sena over the last year and the mass defection of the NCP corporators to the Ajit Pawar camp। तो अगर हम लोग जो लिमिटेड नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं जो कि शिफ्ट हुए हैं एकनाथ शिंदे की तरफ, अगर पिछले हम कुछ साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफेक्शंस हुई हैं एनसीपी में। एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट हर्बर्ट अमंग द अदर्स हैव रिटन पॉलिटिकल पार्टीज आर बट ए कलेक्शन ऑफ न्यूमरस पावर सीकर्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना सिर्फ एक पावर रहती हैं, पावर सीकर्स रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए, केप्ट टुगेदर विद एन अरे ऑफ इंसेंटिव्स। और वो एक साथ रहते हैं किसके द्वारा, इंसेंटिव्स के द्वारा, मतलब उनको पैसे मिलते रहें तो वो एक साथ रहेंगे। लोकल एलाइट्स अगर अक्रॉस महाराष्ट्र हैव बीन फेसिंग दी डॉन्टिंग टास्क ऑफ री थिंकिंग एंड रिकैलिब्रेटिंग दीज इंसेंटिव्स। तो जो लोकल वहाँ का उच्च वर्ग है महाराष्ट्र का, वो मतलब डॉन्टिंग का मतलब होता है एक टफ टास्क जो है वो फेस कर रहा है, वो री थिंक कर रहा है और रिकैलिब्रेटिंग करने की कोशिश कर रहा है इन इंसेंटिव्स को, इन फ़ायदों को। ऑफकोर्स दी ठाकरे सेना हैज़ also been weakened in rural areas from the defections of several local party bosses last year। तो ठाकरे की जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो भी वीक हुई है पिछले कुछ अगर सालों से बात करें रूरल एरियाज़ में। येट इट इज़ शरद पवार्स आइडियोलॉजिकल नॉन डिस्क्रिप्ट एनसीपी हुज पॉलिटिक्स रिमेन कन्फाइंड टू द एड्रॉइट मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क्स विच इज़ फेसिंग द मोर सीरियस एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। लेकिन जो एनसीपी की पार्टी है ना वो अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रही है, क्योंकि चाचा जो भतीजा है उन दोनों में पंगा चल रहा है, एक शरद पवार और एक अजीत पवार, तो वो काफ़ी क्राइसिस जो है वो वहाँ पे फेस कर रही है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, पूरा मैंने आपको समझा दिया है, काफ़ी लंबा आर्टिकल था, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको जल्दी जल्दी में पढ़ाया है। तो एक बार आप अगर इसको खुद से पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आपको समझ में आ गई होगी। तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा, चैनल टेलीग्राम को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो रेगुलरली वीडियो देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।